नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, ब्लॉगर्स और युवा इन्फ्लुएंसर से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाना और शासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हल्द्वानी से। बड़ी खबर मिल रही है, बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को सुनाएगा फैसला और छावनी में तब्दील हो चुका है बनभूलपुरा क्षेत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और पीएससी की टीमें तैनात की गई हैं। उत्तराखंड की पुलिस भी मौके पर तैनात है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 29 एकड़ में फैला है अतिक्रमण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बनभूलपुरा क्षेत्र अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई भी होगी। फैसला इस दौरान आएगा और छावनी में पूरी तरह से बनभूलपुरा क्षेत्र तब्दील हो चुका है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। आरपीएफ, पीएसी और उत्तराखंड की पुलिस भी मौके पर तैनात है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 29 एकड़ में यह अतिक्रमण फैला हुआ है, जिस पर बड़ी कार्रवाई भी होने जाने की संभावना है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अपना फैसला भी सुनाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की टीमें भी तैनात हो चुकी है। छावनी में तब्दील हो चुका है बनभूलपुरा क्षेत्र। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण की सुनवाई जो कल यहाँ पर हुई, जिसको देखते हुए पूरे शहर में कल हल्द्वानी क्षेत्र में क्या नाम है धारा 144 लगा दी गई है और सबसे रोड को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं पुलिस की अगर बात करें तो 45 कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और पीएससी की 2 बटालियन, 2 आईआरबी की और रिजर्व पुलिस बल है और जिसमें स्थानीय पुलिस के जो है वो यहाँ पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से जो पुलिस के द्वारा जो प्रबंध किए गए हैं, सभी थानों की फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। तो इससे साफ होता है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए नैनीताल पूरी तरह से सतर्क है। जी तो कितना पुलिस बल अभी तक तैनात कर दिया गया है पंकज? देखिए, जिस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया, 400 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की है, जिसमें जो है 10 पुलिस निरीक्षक है, 45 उप निरीक्षक हैं और 250 हेड कांस्टेबल हैं और 2 है बटालियन पीएससी की रखी गई है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। आज दून पुलिस मुख्यालय के घेराव का भी ऐलान। नर्सिंग महिला अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार का ये मामला है, जहां पर विरोध जताया जाएगा। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। महिलाओं के साथ अभद्रता का यह मामला है और पुलिस पर यह आरोप भी लगे हैं। घटना को लेकर महिला कांग्रेस में जोरदार आक्रोश नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय का आज घेराव किया जाएगा। तो कांग्रेस महिला अध्यक्ष की अगुवाई में यह पूरा प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी भी हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप भी पुलिस पर लगा है। तो घटना को लेकर महिला कांग्रेस में जोरदार आक्रोश है और आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय का घेराव इस दौरान किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस का प्रदर्शन होगा आज। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है और दून पुलिस मुख्यालय के घेराव का ऐलान भी इस दौरान किया था। तो नर्सिंग महिला अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार का विरोध किया जा रहा है।
तो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो महिला कांग्रेस करने जा रही है और क्या कुछ वजह भी है इसके पीछे की? देखिए विशाल, उत्तराखंड महिला कांग्रेस का एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, क्योंकि आज वो पुलिस मुख्यालय देहरादून का जो है घेराव करने जा रही हैं। और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि नर्सिंग महिलाओं के साथ कल जो अभ्यर्थी थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिसको लेकर विरोध किया जाएगा। उनका ऐसा आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार कल किया गया था और इसी के चलते जो है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन होगा। करीब जो है पुलिस मुख्यालय जो है महिला कांग्रेस कमेटी के जो ये महिलाएं हैं पहुंचेंगी और प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से कल जो है नर्सिंग की जो महिलाएं थी वो वहां पर प्रदर्शन कर रही थी और प्रदर्शन के दौरान जो है उनकी मांग थी कि वो है जो है वसवार जो है उनकी नियुक्ति रखी जाए। लेकिन उसको लेकर जब प्रदर्शन किया तो उस दौरान जो है उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पुलिस द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए अब कांग्रेस की जो महिला विंग है वो अब जो है प्रदर्शन करने जा रही है। जी, लेकिन अब तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है? कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं इस प्रदर्शन में? देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला विंग के वो उन्होंने जो है आह्वान किया है कि वह बड़ी तादाद में जो है महिलाएं वहां पर पहुंचे और उसी के चलते जो है वो उनके जो है कांग्रेस मुख्यालय से वह सीधे कूच करेंगी जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ और वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगी। हालांकि इस दौरान जो है प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा के कड़े व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की ओर से कर ली गए हैं। पुलिस मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहां पर पुलिस उनको रोकने का प्रयास करेगी। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। डीजी हेल्थ ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर नैनीताल के सैनिटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की डीपीआर और फाइनेंशियली प्रपोजल शासन को भेजा जा चुका है। कोर्ट ने इस काम के लिए एक निजी संस्था को भी नियुक्त कर दिया गया है। खंडपीठ ने सरकार को एक हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। कोर्ट ने भवाली में टीबी सैनिटोरियम की जगह पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन में अभी कार्रवाई चल रही है। आज डायरेक्टर जनरल हेल्थ मेडिकल हेल्थ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल बनाने के लिए जिस एग्जीक्यूटिव कंपनी को अपॉइंट किया गया है, एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा वहाँ पर फीजिबिलिटी स्टडी कर ली गई है और जिसके अनुसार अस्पताल बनाने के लिए वो जगह उपयुक्त पाई गई है और उसके संबंध में जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो भी भेजा गया है और अभी इसकी डिटेल्ड डीपीआर बनाने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। तो इसके लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है और अगले सप्ताह उनको कोर्ट को अवगत कराना है कि डीपीआर बनाने की कार्रवाई और जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली और चुनाव कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बार एसोसिएशन चुनाव कार्यालय की ओर से नामांकन पत्रों का विक्रय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 4, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2 और उपाध्यक्ष पद के लिए 1, महिला उपाध्यक्ष पद के लिए 2 और महासचिव पद के लिए 3, संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए 2 और संयुक्त सचिव प्रेस के लिए 2, कोषाध्यक्ष के लिए 2 और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 और कनिष्ठ कार्यकारिणी महिला सदस्य पद के लिए 1, कुल 36 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र खरीदे गए। पदों के सापेक्ष जैसे अध्यक्ष पद में 4 लोग नॉमिनेशन फॉर्म खरीद चुके हैं और सेक्रेटरी पे जो है 3 लोगों ने, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर पे 4 लोगों ने और इसके अलावा विभिन्न अलग अलग पदों में लगभग 50 नॉमिनेशन फॉर्म अब तक बिक चुके हैं। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री होगी। कल नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे। कल 4 बजे तक जो है 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने का समय है। परसों को नॉमिनेशन फॉर्म पे स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल होगा और उसके दूसरे दिन अगले दिन इसको कंफर्म कर लिया जाएगा कि कितने लोग लड़ने के योग्य ठहराए गए हैं एज पर नॉमिनेशन फॉर्म। इसमें वोटिंग की जो तिथि है 12 तारीख को जनरल हाउस गैदरिंग होगी। यहाँ पे अपनी अपनी बात रखेंगे पदाधिकारी जो प्रपोज्ड हैं, जो लड़ रहे हैं और 15 तारीख को सोमवार के दिन इलेक्शन है, मतदान।
जोनसार बाबर के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महासू महाराज खत पशकाओं स्थित दसू मंदिर से अपने नए प्रवास की यात्रा पर निकल पड़े हैं। बीते 2.5 सालों से महाराज इस क्षेत्र में प्रवास पर विराजमान थे। उनके प्रस्थान के अवसर पर क्षेत्र के 15 गांवों से हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए और 9 मार्चों से महाराज की भव्य विदाई भी की। बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने से ग्रामीण इस विशेष दिवस की तैयारियों में जुटे हुए थे। चालदा महाराज अपने गर्भगृह से बाहर आए और भक्तों के जयकारों के बीच हिमाचल प्रदेश के सिलाई क्षेत्र की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर महाराज का पड़ाव भी रहेगा। मासू महाराज 14 दिसंबर को सिलाई क्षेत्र के पश्चिमी गांव स्थित चालदा मासू महाराज मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये चालदा महाराज जी है हमारे, ये जो हमें भी मतलब इतिहास जो हमने अपने बुजुर्गों से ही सुना है, क्योंकि जब ये पहली बार आए थे तो हमें भी इसका ध्यान, कितने वर्षों बाद हमने भी नहीं देखा, कितने वर्षों बाद आए थे वहाँ से ना, हिमाचल से आते हैं ये पूरा जोनसार का भ्रमण करते हुए, इधर मोहना, इधर बल्कि वहाँ से फिर आग जाके इधर नराया भाखड़ी में, फिर वहाँ पे जाते हैं, दसों में रुकते हैं ये ना। उसके बाद अभी ये आज की जैसे विदाई है तो लाखों श्रद्धालु इनकी श्रद्धा में सभी मतलब पूरे जोनसार बावर की आस्था के एक वो है ये केंद्र ना। तो वहाँ से ही अब वहाँ पे बुपोह में, वहाँ से आज मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बुपोह में या उनके मयार में वहाँ पे बागड़ी, समझ लो बागड़ी, एक रात को रुकेंगे। उसके बाद ये वहाँ चले जाएंगे वापस हिमाचल। महाराज हमारे दसों में 2.5-3 साल रहे, बड़ा खुशी महसूस हुई, क्षेत्र के लोगों को बहुत खुशहाली आई। और आज जब जाने का विदा का समय आ रहा महाराज का, तो बड़ी उदासी और मायूसी क्षेत्र के लोगों में है। जब से महाराज आए हैं तब से जोनसार बावर क्षेत्र में पूरी खुशहाली और सुख समृद्धि आई है। और अब इस बार हमने पहली बार सुना कि हिमाचल के सिरमौर जिले के सिलाई में पश्चिमी में जा रहे हैं महाराज। ये इतिहास में शायद पहली बार हमने सुना है बुजुर्गों से, आज तक ऐसा वहाँ नहीं कि मतलब वहाँ गया कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन महाराज की इच्छा है, महाराज तो महाराज हैं, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। और बहुत ही अभी जो रूटीन बनाया है खतपुर गांव के लोगों ने, और पूरी जो 7 दिन की रूपरेखा है वो अभी बनी है। अभी 7 तारीख को, 8 तारीख को बाहर निकलेंगे महाराज जी अपने दरबार से दसों से, और एक रात वहीं रहेंगे। कुंवर सिंह जी छतरान जो दसों में उनके यहाँ रहेंगे, फिर भूपों में रहेंगे, पूरी रूपरेखा मयार में रहेंगे, और उसके बाद हिमाचल के द्राविल में रहेंगे। और उसके बाद 14 तारीख को महाराज अपने महल में पश्चिमी हिमाचल में विराजमान करेंगे। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ती ठंड को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का दावा है कि रैन बसेरों में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। शहरों में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन हरिद्वार के लक्सर में ये दावा सिर्फ दावा ही दिखता है। हरिद्वार की लक्सर में ठंड से आम जनमानस का बुरा हाल हो गया है। 3 दिनों से अधिक ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते कड़कड़ाटी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लक्सर में ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, तो वहीं रैन बसेरे पर ताला लटका होने के कारण मानसिक संतुलन खोए हुए दर्जनों व्यक्ति रात भर अपनी रात सड़कों पर बैठकर गुजारने को मजबूर हैं। कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने बताया है कि ठंड बढ़ चुकी है, वास्तव में काफी ठंड बढ़ चुकी है। आप देख भी सकते हैं कि जगह जगह हर जगह अलाव की व्यवस्था चल रही है। एक हमारा ही नगर ऐसा है लक्सर, जहां अलाव छोड़ो, यहाँ रैन बसेरों पर भी ताला लटका हुआ है। अभी हम रैन बसेरे के पीछे खड़े हैं, आप रैन बसेरे की हालत देख सकते हैं। गद्दे क्या है, ताले लटके हुए हैं, नीचे जूम करके आप दिखा सकते हैं। कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। टोटल नगर पालिका फेल हो चुकी है, प्रशासन भी यहाँ फेल हो चुका है। अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। और रही बात शौचालय की, शौचालय अगर उसमें 10 रुपए वसूले जा रहे हैं, फिर वो सार्वजनिक शौचालय नहीं है। लक्सर नगर पालिका की तरफ से लक्सर नगर में न तो अलाव की कोई व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरे को खोलने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे लाखों की लागत से बना लक्सर का रैन बसेरा आज मात्र शोपीस बनकर रह गया है। लगातार ठंड के चलते आज भी
रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ है। लोगों का कहना है कि लक्सर नगर पालिका का ढुलमुल रवैया कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार के पैसे की बंदरबाट की गई है और जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत रैन बसेरे में लटका हुआ ताला बता रहा है। वो बढ़ता जा रहा है। आम जनमानस जो सड़कों पर रह रहे हैं, में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम होना चाहिए। रैन बसेरों में ताले हैं। अगर सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं एसडीएम साहब कि हमने निरीक्षण कर लिया है, तो बिल्कुल गलत है। आपके सामने जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपके पीछे रैन बसेरा है, उसकी हालत आप दिखा सकते हैं, उसे एसडीएम साहब देख भी सकते हैं। और ये शौचालय की रही बात, इसमें अगर शुल्क लगाया तो उसकी सफाई निश्चित होनी चाहिए। शुल्क से अच्छा काम होना चाहिए और वो रात दिन खुलने चाहिए। अब ये थोड़ा, ये दिन में शुल्क से पैसे ले लिए, रात को बंद कर दिए। कोई शौचालय जाना चाहता हो वो जा नहीं पाता है। इसलिए इस काम पर एसडीएम साहब को बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। बताइए, अभी शौचालय में सरकारी है, फिर भी पैसे ले, 10 रुपए ले, कुछ नहीं है, ताले लगे हैं। रैन बसेरे में बंद है। तो रात को कहाँ रुकते हैं? जहाँ जगह मिल जाए। रैन बसेरे में कोई सुविधा नहीं है, ताले लगे पड़े हैं। जब एचएनएन की टीम ने लक्सर नगर में मानसिक संतुलन खोए हुए और फकीर बाबाओं से बात की तो उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि लक्सर नगर पालिका द्वारा रैन बसेरा तो बनाया गया, लेकिन उसका लाभ आज तक किसी को नहीं मिला। लक्सर में यहाँ पर रैन बसेरा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पर रुका जा रहा है। आज ठंड को देखते हुए ना कोई अलाव की व्यवस्था है यहाँ। इससे भारी लोगों को भारी नुकसान, दिक्कत आ रही है, परेशानी बरतनी पड़ रही है। इस मामले को लेकर लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल से बात की गई तो कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे में पर्याप्त व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका को आदेशित किया गया है और स्वयं मैं भी वहां जाकर निरीक्षण करता हूं, लेकिन तस्वीरों में रैन बसेरे पर लटका ताला अधिकारियों की जिम्मेदारियों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। का रैन बसेरा है, वहाँ पर मैंने खुद एक औचक निरीक्षण किया था। तो वहाँ पर जो भी कमियां थी उसके बारे में ईओ को उनको दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। सफाई व्यवस्था से लेकर और जो वहाँ पर जो बिस्तर थे उनकी भी जो सफाई थी, उनको लेकर मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि वो रख रखाव उनका सही हो और स्वच्छता वहाँ पर मेंटेन हो। जो रही बात आप जो कह रहे हैं कि शौचालय की, जिसमें जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें पैसे वसूले जा रहे हैं, तो उसकी मैं अपनी तरफ से एक औचक निरीक्षण करके और औचक जांच करा के, अगर ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बहरहाल देखना होगा कि लक्सर में अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था पर जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब तक टूटेगी और फिर अधिकारियों की हवाई बातों से ही इन रैन बसेरों को लाभ कब तक मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाकर माफी मांगी, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कड़ा बयान करते हुए कहा है कि हरक सिंह रावत का पूरा व्यवहार उन्हें नौटंकी लगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी उसमें वो गंभीरता नजर नहीं आई। ऐसे में इस घटना पर पार्टी की मानसिकता और सिख समाज के प्रति उनकी वास्तविकता भावना भी साफ झलकती है। हनी पाठक ने गुरुद्वारा प्रबंधन से अपील की है कि ऐसी संकुचित और कुंठित सोच रखने वाले व्यक्तियों को गुरुद्वारे की पवित्र धरती पर कदम रखने से रोका जाना चाहिए। फुल टू नौटंकी के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हरक रावत ने, सिंह मैं उसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिंह दा पुत्र कुछ और ही होता है, उनके बयान ही कुछ और होते हैं और शेरों वाली बातें करता है, लेकिन जो पार्टी
1984 में भी सिख दंगे का कलंक लेकर अपने साथ चल रही है। उस पार्टी की मनोदशा क्या होगी, सिख और सरदारों के प्रति उनकी भावना क्या होगी, वो उस दिन अधिवक्ताओं के प्रदर्शन में उनके साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि वो जो अंदाज था उनका बोलने का, वो ऐसा मजाकिया अंदाज था जिसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पीठ पीछे भी वो इसी तरीके का मजाक बनाते होंगे। और जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की बातें सभी नेता इस समय कांग्रेस के कर रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि उनको खुद पता है कि ये जो गलती है वो माफ़ी लायक नहीं है। और मैं समस्त गुरुद्वारे में ये अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन ऐसे व्यक्ति जिसकी संकुचित और कुंठित सोच हो, उसको किसी भी प्रकार से गुरुद्वारे जैसे पवित्र धरती पर कदम रखने से बिल्कुल मना करना चाहिए। देहरादून के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला पवित्र मार्गदर्शक ग्रंथ है, जिसकी सौगंध कोर्ट में भी ली जाती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में इसे अत्यंत पवित्र भी माना गया है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता हमारा वो ग्रंथ है जो हमें जीने की एक नई दिशा के रूप में देखा जाने वाला एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता का सौगंध भी कोर्ट के अंदर खाई जाती है, क्योंकि माना जाता है ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। और हमारे बच्चे इस संस्कार से जुड़े, उस दिशा की तरफ आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत गीता में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको पूरी अपने संस्कार में लेकर आए, उन चीज़ों को पढ़े समझे, उसको लेकर हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो ये पहल करी है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। झाझरा जनजातीय स्कूल से ये पहल शुरू करी जा रही है और पूरे उत्तराखंड में इस पहल को किया जाएगा और ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे हमारे बच्चों के संस्कार को एक नया रूप देने का मौका मिलेगा। बाजपुर की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहा। लगातार शहर में जाम से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने अतिक्रमण अभियान चलाया। लेकिन उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने फंड खो के स्वामियों के साथ लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर फंड खोके वालों का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे हमारे फड़ खोके और ठेले वाले लोग हैं और ये बेचारे बरसों से बाजपुर के अंदर निवास करते हैं। जिस तरह से बाजपुर के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर जिस तरह से हटा करके उनकी कोई जगह सुनिश्चित नहीं की गई है। अब ये बाजपुर के अंदर जो इतवार का बाजार लगता है, इतवार के अंदर ईओ साहब जो है उनको जगह दे रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि इतवार के दिन आपको वहाँ पे हटाना भी पड़ेगा। अब सबके कच्चे माल की सबकी दुकानें, खाद्य सामग्री सबकी इधर से उधर जाएगी, सबका डिस्टर्ब होगा, सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं जगह जहाँ भी दी जाए वो एक स्थायी जगह दी जाए, ताकि जहाँ पे एकदम ग्राहक पहुँचे और सामान ले और अतिक्रमण भी ना हो। तो इसलिए जितने भी हमारे साथ ये जितने व्यापारी भाई आए हैं, सबको एक जगह सुनिश्चित की जाए और एक चयन हो कि भाई यहाँ से आप लोग नहीं हटेंगे। अब इतवार के दिन हटाओ है ना, तो दोनों हाथों में प्रशासन लड्डू लेना चाहता है, इधर महसूल भी लेना चाहता है और इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शोषण भी करना चाहता है। तो इस तरीके से हम सारे व्यापारी भाई सब लामबंद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।